नमस्कार राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा है हादसे पर एक्शन, खत्म होगी टेंशन। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद सरकार एक्शन में है। भजनलाल सरकार ने विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने अनुमति यानी कि स्वीकृत राशि को 15% से बढ़ाकर 20% किए जाने का फैसला किया है। सरकारी भवनों की मरम्मत को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है। विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। विधायक निधि फंड के अंतर्गत सरकारी भवनों की मरम्मत के कार्य करवाए जा सकेंगे। सवाल उठता है कि क्या हादसों के बाद ही एक्शन होते रहेंगे? क्यों पहले सबक नहीं लिया जाता? बताया जा रहा है कि राजस्थान में हजारों स्कूलों के भवन जर्जर हैं। क्या अब आगे हादसे नहीं होंगे या सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप देखिए। झालावाड़ हादसे के बाद भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार प्रदेश के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी तथा सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करती रही है। विद्यालयों, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के निर्देश। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन जर्जर हालत में न हो। स्वीकृत राशि को 15% से बढ़ाकर 20% करने का फैसला। विधायक निधि फंड से भवनों की मरम्मत के कार्य करवाए जा सकेंगे। एमपी एमएलए से कांग्रेस की अपील, भवनों की मरम्मत को दे प्राथमिकता। हादसे पर एक्शन, खत्म होगी टेंशन। तो इस हादसे से क्या सबक लिया गया है? क्या सिस्टम में वाकई बदलाव होगा? इसे समझने की कोशिश आज चर्चा में हम करने जा रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही दामोदर शर्मा, रिटायर्ड आईएएस हैं, जिनसे सिस्टम की बारीकी को समझेंगे और लगातार जो कल से सिस्टम को कोसा जा रहा है, कहां लैक होता है, ये समझने की कोशिश दामोदर शर्मा से होगी। बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले चेतन राजपुरोहित से शुरुआत करें चर्चा की। सर, एक्शन तो हुआ, सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन ये बताइए, आदेश तो आप लोगों ने पारित कर दिया, क्योंकि पहले भी हमने देखा आदेश तो कई पारित होते रहते हैं, लेकिन जमीन पर उतरते उतरते दम तोड़ देते हैं। इंप्लीमेंट हो, सही से हो, बदलाव आए, इसके लिए क्या करेंगे? मनोराज जी, सबसे पहले तो मैं दिवंगत बच्चों को आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ और परिवारों को भी इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और ये भी प्रार्थना करता हूँ भविष्य में राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं जो बड़ी दुखद घटनाएं, इसके बारे में कल्पना करने से ही अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि जिन माता पिताओं के बच्चे गए हैं, जिन परिवारों के बच्चे गए हैं, उनके ऊपर आज क्या बीत रही। अब आता हूँ मैं एक्शन। कमी रही है ना, तभी तो घटना हुई है। अब है कमी रहने के बाद में उस कमी से सबक सीखते हुए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देते हुए एक नजीर स्थापित करते हुए राजस्थान की धरती पर आगे से ऐसी लापरवाही करने की कोई हिम्मत नहीं करे। और मासूम बच्चों, जो आने वाली पीढ़ी नहीं, आज की पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, ये तय है। एक नंबर बात। दूसरा, आपने कहा एक्शन। जैसे ये घटना घटित हुई, माननीय शिक्षा मंत्री थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे, वहां के लोकसभा सांसद, सभी तुरंत वहां पहुंचे। बच्चों को अब नहीं ला सकते मनुराज जी, कोई दुनिया की ताकत नहीं ला सकती, ना उनके दुख को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन वो उनके माता पिता परिवार जानते हैं उनको क्या दुख हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी कल से जो एक्टिवनेस उनकी दिखी है, 4 बजे सभी जिला अधिकारी, सभी संभागीय आयुक्त, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ जो मीटिंग उन्होंने की, और मीटिंग में जो तुरंत डिसीजन लिए, उन डिसीजन का ही परिणाम है कि 15 से 20% करना हो, डांग क्षेत्र हो, चाहे मेवाड़ क्षेत्र हो, चाहे मगरा क्षेत्र हो, चाहे विधायक कोटे की बात हो 15 से 20% करना हो, चाहे विधायकों को ये कहना कि प्रथम प्राथमिकता आप उन प्रस्तावों को देंगे जो शिक्षा स्कूलों से संबंधित है, मरम्मत से संबंधित है, जीर्णोद्वार से संबंधित। लेकिन चेतन जी, ये सब कुछ पहले हो जाता तो आज ये हादसा नहीं होता। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी ये बात कहती हुई कल नजर आई थी। मैं आपकी बात, मनोराज जी, आपकी बात का जवाब मेरे को देना है। अभी आपने कहा इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो केवल घोषणा होगी या इम्प्लीमेंट होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा एक समिति बना करके पहले तो 5 दिन में आप हमें रिपोर्ट दीजिए विशेषज्ञ की। उस रिपोर्ट में आप बताइए हमें क्यों नहीं उस मनोहर थाना की पिपलोदा क्षेत्र की स्कूल का नाम उस सूची में नहीं था। जीर्णोद्वार करने वाली में मरम्मत की सूची में इसका नाम क्यों नहीं था? 2022-23 में 1 लाख रुपए का बजट जिला परिषद ने स्वीकृत करके जब उसकी मरम्मत कराई थी तो क्या ये देखा नहीं गया था कि क्या ये मरम्मत लायक है या गिराने के लायक है? देखना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जिस प्रकार से ये तो 40 साल पुरानी बिल्डिंग थी ना, 100 साल पुरानी बिल्डिंग पे बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। अब ग्रामीण आ गए, इतना डर गए सर अभिभावकों के, आप साइकोलॉजी को समझेंगे कितने डरे हुए हैं। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें स्कूल नहीं भेजना। 100 साल पुरानी बिल्डिंग में आप बैठा के रख रहे हैं, 70 साल पुरानी बिल्डिंग में आप बैठा के रख रहे हैं। सुबह से अगर आप न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हो तो ग्राउंड जीरो रियलिटी हमने आपको दिखाई है। सर आज ही 2 हादसे हो गए, कहाँ हुए? करौली में हादसा हुआ है सर, टोक में हादसा हुआ है, नागौर में हादसा हुआ है, ये हो रहा है सर। 94-95 में बिल्डिंग बनी है, एक रूम उसके अंदर ऐसा है जो 22 थे, वो पहले बाद में बना, वो अभी सुरक्षित है। लेकिन मैंने तो पहले भी कहा है आपको, पहले ही यही कहा है कि क्या ऐसी घटनाओं से सबक लेकर के राजस्थान की धरती पर ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। सरकार को इस तरीके से सोचना चाहिए या नहीं सोचना है? सरकार सोच रही है, सोच करके काम कर रही है। सरकार ने विधायकों को कहा है, सरकार ने संगठन को कहा है, सरकार ने मशीनरी को कहा है आप स्कूलों में जाइए, देखिए बारिश का मौसम है, कहाँ स्थिति खराब है, चेक करिए। सभी को मशीनरी को सक्रिय किया गया है, सबको सक्रिय किया गया। जाकर देखें आप, जहाँ स्कूल में दिक्कत है बच्चों को वहां नहीं बैठाएं, तो उस स्कूल में शिफ्ट करें। जहाँ बारिश ज्यादा है वहां बच्चों को छुट्टी करें, नहीं बुलाए। जगह जगह पे निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन कई बार घटना घटित हो जाती है और बड़ी दुखद घटना घटित हुई। कल मैं 4-5 चैनल पे था, मेरे पास बोलने के लिए शब्द तक नहीं था उन बच्चों के, मासूम बच्चों का जो जीवन गया है। लेकिन सबक सीख करके एक नजीर स्थापित करेगी राजस्थान की सरकार कि ऐसी लापरवाही करने वालों को सजा। ये बच्चे कल को जिलाधिकारी बन सकते थे सर, ये बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे। नौनिहाल भविष्य जिनका तैयार होना था, सपने लेकर गए थे सर, प्रार्थना में थे, प्रार्थना हो रही थी। आप सोचिए जिस माँ ने 2-2 बच्चे अपने खो दिए, वो कह रही मेरी जिंदगी उजड़ गई, अब मैं किसके लिए हूं? लेकिन ये बच्चे गए किसकी लापरवाही से? सवाल ये बहुत बड़ा है। अशोक रावत जी आपके पास भी आऊंगी, दामोदर जी आपके सिस्टम से ये जो बारीकियां हैं इसको समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन थोड़ा राजनीतिक टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रतीक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक जी, यहाँ पर यह अपील की गई है तमाम MP MLA से, कांग्रेस से अपील की गई है कि भवनों की मरम्मत को प्राथमिकता दें। तो आपको लगता है जो अभी चेंजेस करने की बात कही गई है, जो आदेश पारित हुए हैं, हादसे पर एक्शन हुआ है, अब टेंशन खत्म होगी? जो सरकार है ये लगातार जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर मौन रही है। और आपके चैनल न्यूज 18 राजस्थान पे ही हमने गर्मी की शुरुआत में बिजली कटौती और गर्मी से मरते लोग, फिर मानसून की बरसात में जो ढहती सड़कें थी उसके ऊपर भी चर्चा की। और अब आज ये, क्योंकि अभी तो मानसून जो है हमारे राजस्थान में सावन के बाद में आता है पूरी तरीके से, अभी तो पूरी तरीके से मानसून आया भी नहीं है। और कल ये घटना हो गई, उसके बाद आज नागौर में खाचरियावास गांव के अंदर, वो तो अच्छा हुआ बच्चे नहीं थे वहां पे, वहां छत गिर गई। और अगर ये सरकार और जो मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनको बाबर, अकबर और औरंगजेब से अगर फुर्सत मिलती तो वो इस देश के नौनिहालों की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ध्यान देते। वो ध्यान देते 29/6 की खबर पे, जिसमें खबर छपी थी कि शिक्षा मंत्री के गृह जिले में 28 स्कूलों के जर्जर भवन गिराने थे पर मरम्मत तक नहीं हुई और बच्चे उन्हीं स्कूलों में बिठाए जा रहे हैं। अगर उनको अगर याद रहता, अगर बाबर अकबर से निकल पाते, हिंदू मुसलमान से निकल पाते तो उनको याद आता। लेकिन वो क्या है कि सिर्फ अलर्गल बयानबाजी करते हैं, कभी बाबर की बात करते हैं, कभी अकबर की बात करते हैं, कभी औरंगजेब की बात करते हैं, लेकिन इस देश का जो भविष्य है, जो गरीब का, जो किसान का, जो बच्चा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं कि आज ही के अखबार के अंदर यह भी छपा है कि 8 विधायकों ने सवाल पूछे थे इसके ऊपर और एक का भी जवाब नहीं दिया विधानसभा में। आप बताइए, सरकार इतनी निष्कृष्ट निकम्मा है। और ये हत्यारी है ये सरकार। इन जो 7 बच्चों की हत्या हुई है, मैं तो ये कह रहा हूं, ये मरे नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही से इनकी जान नहीं करी। सरकार इनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जहां से आते हैं, आज नेशनल हाईवे वहां पर जाम का ग्रामीण बैठ गए, बोले कि यहाँ पर बिल्डिंग खराब है, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ये शिक्षा मंत्री के घर का हाल है। और बताइए, दूर नहीं जाए। चेतन जी जवाब दीजिएगा।
हाँ, मैं मनुराज जी मैं ये कहता हूँ, आज राजनीति का दिन नहीं है, बड़ा गंभीर संवेदनशील विषय है। अपन करेंगे प्रतीक जी, विरोध भी करेंगे, आरोप भी लगाएंगे, जवाब भी देंगे, लेकिन आज ये दिन है कि आप सुझाव दीजिए सरकार को, अच्छे बेटरमेंट के लिए सुझाव दीजिए। आप अपनी, जैसे आपकी कांग्रेस पार्टी ने आज कहा है कि एमएलए और एमपी भी, कांग्रेस पार्टी के एमएलए एमपी भी पैसा दे, अच्छी बात है। ऐसे सुझाव जो रचनात्मक सुझाव है उस पर आज अगर बात करें प्रतीक जी, तो राजस्थान के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, राजस्थान के बच्चों के लिए भी अच्छा। आरोप प्रतिरोप लगाते रहेंगे, अपन रोज लगाते हैं, अपन रोज लगाते हैं, कल भी लगाएंगे। आपका अधिकार है आरोप लगाना, जवाब देना हमारा धर्म है, लेकिन आज बच्चों का संवेदनशील मुद्दा है, इस मुद्दे को राजनीति की तरफ मत खींचिए। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद दामोदर जी के पास में जाऊंगी। मनु जी मैं कहता हूं, अगर देश के जो नौनिहाल हैं उनके शिक्षा पद्धति के ऊपर क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए? क्यों नहीं इस मुद्दे पे? क्या राजनीति सिर्फ बाबर अकबर के नाम पर होगी? राजनीति और वोट इसी बात पे पढ़ने चाहिए कि स्कूल कैसे होंगे, स्कूल की छतरी गिरेगी, उनके लिए क्या व्यवस्था करी जाइए, उसी के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, उसी के ऊपर वोट मांगे जाने चाहिए। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री 1 महीने पहले छपी अगर खबर का अगर संज्ञान ले लेते तो आज मुझे लगता है वो 7 बच्चों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। और मैं पुनः कहूंगा कि मुख्यमंत्री और मंत्री पे हत्या का केस चलना चाहिए, और जितने भी अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, क्योंकि 5 टीचर बेचारे 5 टीचरों को तो आपने कर दिया सस्पेंड, उन टीचरों की गलती थोड़ी है, ये गलती तो पूरे सिस्टम की है। उस सिस्टम के अंदर जितने भी लोग हैं, अधिकारी, मंत्री, सारे लोग, मुख्यमंत्री, सबके खिलाफ ये हत्या का केस चलना चाहिए। बिल्डिंग जर्जर हुई थी, इस बात का जवाब दे दीजिए। 1.5 साल में क्या बिल्डिंग जर्जर हुई थी? चेतन जी, मेरा घर 1990 का बना हुआ है, एकदम परफेक्ट है। ये तो 1996 में बना है। एसएमएस हॉस्पिटल मानसिंह जी, अगर उसकी बिल्डिंग क्या कुछ हो जाएगा तो क्या बोलेंगे कि सवाई मानसिंह जी ने अच्छी नहीं बनाई थी वो बिल्डिंग? कैसी बातें कर रहे हैं? रख रखाव करना सरकार की जिम्मेदारी है, हर साल ये काम होना चाहिए, सतत प्रक्रिया है ये। लेकिन उसके अंदर बोले 96 में बिल्डिंग बनाई थी। किसकी सरकार थी 96 के अंदर? किसकी सरकार थी 96 में? चलो 96 में बनाई थी तो। एक मिनट चेतन जी, जवाबदेही तो सबकी तय होनी चाहिए ना। प्रतीक जी मुझे बताइए, 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, आपने क्या किया? 2023 में भी सर इसमें रिकॉर्ड में थी ना कि जर्जर है, उस वक्त भी 1.5 लाख रुपए वहां पर पहुंचा था। कहां लगा वो 1.5 लाख? सही से मरम्मत होती तो आज कम से कम ये हालत नहीं होती, हादसा नहीं होता। एक मिनट चेतन जी, ये सवाल मेरा हो गया सर, मैं पूछ रही हूं, आप जवाब सुन लीजिए। प्रतीक जी। मनु जी, मैं ये कह रहा हूं, जब बिल्डिंग जो गांव की बिल्डिंग है उसके अंदर छत जर्जर नहीं हुई थी, मैं आपको फिर बता देता हूं, वहां पानी भरा हुआ था और वो पानी का रिसाव धीरे धीरे दीवार के अंदर हुआ और दीवार ढहने के कारण आपके सरकार के वक्त तो ये तो हर साल की सतत प्रक्रिया है। क्या देख रहे थे? हाँ बिल्कुल हुआ है, उसके बाद हर साल होना चाहिए, हर साल, क्योंकि ग्रामीण इलाके में हमने तो देखा है कि जयपुर के अंदर, मनु जी जयपुर के अंदर तो 4 महीने पुरानी बनी हुई रोड ढह गई, तो आप बरसात के अंदर पूरा व्यवस्था करेंगे ना? वो अगर बिल्डिंग हर साल उसके मेंटेनेंस होगा ना, हर साल जरूरी है मेंटेनेंस। सर 22 इस साल पिछले 16-17 महीने में मेंटेनेंस हुआ ही नहीं। का ही तो बस्ता है, उसका मैं जिक्र अरे हमने तो किया, लेकिन अरे मैडम 1.5 साल से तो बीजेपी की सरकार है, कितना मेंटेनेंस किया? और जब 8 सवाल पूछेगा विधायकों के द्वारा, जब विधायकों के द्वारा सवाल पूछेगा तो सवाल के जवाब नहीं दिए विधानसभा में। ठीक है, दामोदर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा बने, रिटायर्ड आईएएस आप। मनु जी 5 साल में एक घटना बता दीजिए हमारी सरकार में कि कोई छत गिरी हो। लिस्ट लेके बैठेंगे तो सर बहुत पूरा वक्त निकल जाएगा। सरकारी हादसे होते रहे हैं सर, और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिस्टम कब बदलेगा ये समझना चाहिए। दामोदर जी मुझे आप बताइए, चूंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, सरकार हमेशा आदेश पारित करती। कल शिक्षा निदेशालय का जो निदेशक का जो बयान था, मैं हतप्रद हूं उस बयान को देखकर। उन्होंने कहा कि हर साल मानसून आने से पहले हम चेक करते हैं, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को शिफ्ट किया जाए, कंडम घोषित किया जाए बिल्डिंग को। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ यहाँ हादसा कैसे हो जा रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कुछ स्थायी कदम उठाना जरूरी है। जैसे एक बात तो ये की जा सकती है, जैसे पुलिस में किया गया है कि जो भी वहां पर थानों की बिल्डिंग है और दूसरे पुलिस के ऑफिसेज हैं, उनके लिए उन्होंने अलग से कॉर्पोरेशन बना दिया और उसमें एक आईजी लेवल के अधिकारी उसमें नियुक्त कर दिया। ऐसे ही जैसे अपन ने हाउसिंग बोर्ड है, तो मैं समझता हूँ सारे स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, इनके जो बिल्डिंग्स बनती हैं, इनमें जो एडिशंस होते हैं और इनके साथ साथ इनके जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है, वो पूरे का पूरा या तो हाउसिंग बोर्ड को दिया जा सकता है, या फिर इसमें अलग से कोई स्कूल बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का अलग से कारपोरेशन बनाया जाना प्रस्तावित है। अगर ऐसा कारपोरेशन बनाया जाता है जिसमें कि एक्सपर्ट्स हों, सिविल इंजीनियर्स हों, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट देने की व्यवस्था हो
और उसके साथ साथ ये हो कि जर्जर बिल्डिंगों की लिस्टें बारिश आने के 3 महीने पहले ही संबंधित लोगों को दे दी जाए और उसके बाद ये निश्चित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक ऐसी बिल्डिंग्स की रिपेयर हो जानी चाहिए। उसमें पैसा भले ही एमएलए फंड से आए चाहे कंसर्न विभाग के फंड से आशुतोष आए। रावत जी, होना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि होता क्यों नहीं है। सरकार जो है आदेश अपने कागजों तक पारित कर देती है, लेकिन जब जमीन पर उतारने की बात आती है तो एक रेड टेप का हिस्सा बनकर वो रह जाते हैं। चूंकि सरकारी प्रोसेस भी अपने आप में बहुत जटिल होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो सिस्टम में बदलाव हो, इसके लिए कहां पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए मनोराज जी, जो कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसके लिए निश्चित तौर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और जवाबदेही तय होने के साथ में उसके लिए आगे का प्लान बनना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए सरकार को क्या करे। हालांकि जो 5% का बजट उन्होंने 15 से बढ़ाकर के 20% किया है वो ठीक है। आप मुख्यमंत्री को, सरकार को कुछ करना था, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद एक टिक मार्क करने के लिए कि सरकार ने एक्शन लिया, यह एक 5% बजट बढ़ाने का प्रावधान कर दिया। लेकिन असलियत में सरकार को यह समझने की जरूरत है कि यह समस्या का समाधान नहीं है। इस प्रदेश के अंदर जो वाकई सरकारी स्कूल हैं उनमें से 90% से ज्यादा सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है उसका सरकार को वाकई वास्तविक आकलन करना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स को लगा करके उनकी फिटनेस रिपोर्ट लेनी चाहिए कि वाकई उन स्कूलों की स्थिति क्या है। आप महज 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए या भामाशाहों के जरिए उन बिल्डिंगों का जो रखरखाव करना चाहते हैं जिनमें हमारा देश का भविष्य पड़ रहा है, वो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि बहुत ही अफसोसजनक है और चिंताजनक है कि क्यों सरकार, जहां बच्चे, मासूम बच्चे, भावी पीढ़ी हमारा अध्ययन कर रही है, वहां के मामले पर सरकार नहीं सोचना चाहती है। मुझे लगता है कि शायद इसके मामले में जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, साथ में जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी एक रिपोर्ट सरकार को देनी चाहिए कि इन स्कूलों की वास्तविक स्थिति क्या है और स्थायी समाधान इन बिल्डिंगों को, जिनके लिए हर साल सरकार बजट देती है लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए हर साल, हर सरकार में, किसी एक सरकार की बात नहीं है। हम भी अपना कैमरा लेकर जब पहुंचते हैं तो हम आए दिन ये तस्वीर दिखाते हैं कि कहीं छत टपक रही है, कहीं वहां पे लिंटर गिर रहा है, तो कहीं पर प्लास्टर गिर रहा है, आज भी पानी टपक रहा था कमरों से। तो वहां पर शिक्षक तो कहते हैं कि भाई ये स्थिति तो हम दिखा चुके हैं, शिक्षक होने के नाते हम ये शिक्षा परिषद तक, शिक्षा विभाग तक पहुंचा चुके हैं। उसके बाद उनके हाथ में क्या रह जाता है? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं इसीलिए कहा कि सरकार को हर एक स्कूल का फिटनेस देखना पड़ेगा। आपको एक यूनिवर्सल पॉलिसी लगा के पूरे प्रदेश भर के स्कूलों की स्थिति नहीं सुधार सकते। आपको केवल धनराशि बढ़ा करके कि 15% की जगह 20% हम मरम्मत पर, जीर्णोद्धार पर खर्च करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसका समाधान है। यह महज पैसे की बर्बादी है जो सरकार को जनता के टैक्स के रूप में मिल रहा है और किसी तरह की सुविधाओं में, किसी तरह की स्थितियों में परिवर्तन हमको अगले साल देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मुझे लगता है कि सरकार को हर एक स्कूल के लिए, पर्टिकुलर के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने की जरूरत है कि उस स्कूल के अंदर किस तरह की रिक्वायरमेंट है। हम बहुत अच्छे डैशबोर्ड लगा रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, मास्टर बोर्ड लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पेयजल कैसे मिले, उनको शौचालय की सुविधा कैसे मिले और उनका जीवन कैसे सुरक्षित हो। हम अत्याधुनिक चीजों की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन बेसिक चीजों को भूल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें पूरे सिस्टम को, और खासतौर पर जो अधिकारी हैं, जो तंत्र हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी है, उसको मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि वो एक अधिकारी को फील्ड में भेजे और यही मेन पॉइंट है। इसी पॉइंट पर हम चर्चा करना चाहते हैं। ये पूरी चर्चा इसी पॉइंट के इर्द गिर्द है कि आखिरकार सिस्टम को जगाने के लिए क्या आम लोगों को अपनी जान देती रहनी पड़ेगी? सिस्टम तभी क्यों जागता है जब हादसा होता है, चेतन जी। और यहाँ पर आशुतोष जी भी कह रहे हैं बजट बढ़ा दिया, अच्छी बात है, लेकिन बजट बढ़ाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। बजट की तो स्वीकृति आप तब भी दे देते हैं जब मानसून एक्टिव होने वाला होता है, तब भी आप कहते हैं कि नाले की सफाई हो जाएगी, लेकिन आज क्या हालात हैं? हर दिन आपको दिखाते हैं बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। मैं आशुतोष जी और दामोदर जी दोनों की बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छे सुझाव दिए उन्होंने कहा कोऑपरेशन बनना चाहिए स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, उसमें वो सारे काम। ऐसे आशुतोष जी ने कहा केवल पैसा देने से नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि कमेटी बना करके 5 लोगों की, पहले तो इनिशियल 5 दिन के अंदर आप रिपोर्ट दीजिए, 5 दिन में। दूसरा, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उच्च स्तरीय कमेटी बना करके कहाँ पे कमी रही है, कहाँ पर लैप्स हुआ है, ये काम सरकार कर रही है, करेगी। मैं तो बार बार कहता हूँ ये दुखद घटना है, ऐसी घटना राजस्थान में दोबारा रिपीट नहीं हो, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है और सरकार वो सब काम कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद करते हैं, जिस प्रकार से हमारे 2 मित्रों ने जो सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव दिए हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी भी सरकार को अच्छे सुझाव देवे
इसके लिए बेटरमेंट के लिए ये हो राहुल सकता गांधी है। तो लेकिन कह रहे हैं कि विकसित भारत के आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, यहाँ तमाम शिकायत करने के बाद भी आप सरकारी भवन के मरम्मत तक कर नहीं पाए। नहीं, बिल्कुल मरम्मत के लिए पैसा भी रिलीज हुआ, सर्वे भी हुआ, पैसा गया भी। दुर्भाग्य ये रहा, इस स्कूल का नाम उस मरम्मत की सूची में भी मनोराज जी नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ बार बार, कहाँ पर लैप्स हुई है, उस लैप्स की जांच के लिए तो हाई लेवल की कमेटी बनी है। और ये मैं बार कहता हूँ, केवल आप छोड़िए टीचरों को, कोई भी दोषी हो, बड़े से बड़ा, चाहे सर्वे टीम का हो, चाहे मॉनिटरिंग टीम अरे का हो, चेतन जी, कोई बच्चे थोड़ी जाके कहेंगे आपके किसी को पास? बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे ये थोड़ी सच्चाई जाके है। कहेंगे, बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे किससे कहेंगे? बच्चे नहीं शिक्षक से आएंगे। कह रहे थे ये कि देखिए ये कंकड़ सरकार गिर रहे हैं की- मास्टर जी पोहा सर- खाने में व्यस्त थे। तो ये ये हो रहा है, सरकार ये की है, ड्यूटी है। ये है ग्राउंड जीरो रियलिटी। सर एसी बंद ये कमरे सर- में बजट पास कर देने और कागज पे आदेश दे देने से नहीं हो जाता सर, जमीन पर उतरना पड़ता है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा प्रॉपर मॉनिटरिंग, यही तो मैंने कहा प्रॉपर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग करनी झूठ बोला पड़ेगी। गया आपकी डिबेट में कि इस स्कूल का लिस्ट में नाम नहीं था, ये सरासर झूठ है। आपको ध्यान होगा, जाके इन्वेस्टिगेशन आपके भी पत्रकार ने किया होगा। 1 महीने पहले पेरेंट से 200 रुपए उगा करके उसके मरम्मत की काम को कुछ करवाया गया था, लेकिन वो पैसा कम पड़ गया। तो सारे शिक्षा विभाग के पास में पूरी सूची के अंदर था कि इसका काम होना है, और ये कह रहे हैं कि हम एक अच्छे सुझाव दें। हमने सुझाव भी दिए थे और सवाल भी किए थे। 31 जनवरी से लेकर 24 मार्च के बीच में 8 सवाल किए, और जो विधानसभा के अंदर एक का जवाब नहीं आया। सरकार जवाब देती नहीं है, सुझाव मानती नहीं है, जब उनके पास लिस्ट आ जाती है तो काम करती नहीं है। मुझे लगता है सरकार ये इन जो 7 मासूमों की जो जान रही है उसकी हत्यारी है सरकार। और मैं कह रहा हूँ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए शिक्षा मंत्री पे भी, मुख्यमंत्री पे भी, और जो और जिम्मेदार अधिकारी हैं। जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, कोई तो जिम्मेदार होगा। जिम्मेदारी तो तय करनी ही पड़ेगी। उन 5 शिक्षकों को आप बलि का बकरा बना करके शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। शिक्षा मंत्री की सबसे पहली जिम्मेदारी, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी करती है। मैं शुरू में भी कहा था राजनीति नहीं करनी है, आज राजनीति बात करनी नहीं है। प्रतीक जी, क्यों नहीं करनी है? आप मुझे बताओ। बाबर अकबर पे तो आप राजनीति करेंगे, बच्चों के स्कूल पे क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं बच्चों के स्कूल पे हम वोट मांगते? क्यों नहीं हम बच्चों के स्कूलों की बात करते? क्यों वहां पे अगर चेतन जी, राजनीति से आपका मतलब क्या है? हम उस चेतन बात जी, को इधर राजनीति से उधर डाइवर्ट मतलब क्यों ये करना सवाल, चाहते हैं? राजनीति से मतलब ये सवाल विपक्ष के राजनीति नाते वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सवाल पूछिए, ये अधिकार है विपक्ष का। हाँ। लेकिन सरकार ईमानदारी से सवाल और नहीं, अच्छे सवाल आप पूछे, उसके सच्चे अंदर सवाल पूछे, कार्रवाई झूठे तय सवाल कीजिए, नहीं जिम्मेदारी तय कीजिए। कौन जिम्मेदार है? चेतन जी करेंगे? आप बता के जाइए, कौन जिम्मेदार है? 7 मासूमों की अगर जान चली गई, अगर इसके अंदर जी, जांच किसी का आपके आदेश दे भाजपा चुके के हैं और नेता 5 के लोगों बच्चे को की जान निलंबित चली भी किए जाती हैं। तो भी यही स्कूल होता का क्या? स्टाफ भी है, प्रधानाचार्य भी है, लेकिन इन सबके मैं बीच में विश्वास दामोदर दिलाता शर्मा हूं, जी को मैं आप जिम्मेदारी लेके आना होगी। पाऊंगी। अरे पॉलिटिकल डिबेट ही बन के रह जाएगी सर। हम चाहते हैं कि इसमें सॉल्यूशन निकले, हम चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो। ये लापरवाही है जो 7 बच्चे आज ये जिंदगी की अपनी कुर्बानी दे गए हैं। दामोदर जी, मुझे आप ये समझाइए कि पहले भी हादसे हुए हैं, पहले भी जांच के आदेश दिए गए हैं, रिपोर्ट आती है, एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, और उसके बाद फिर सिस्टम एक बार फिर पुराने ढर्रे पर चल जाता है और ढाक के 3 पात फिर हमें वही स्थिति दिखती है। आखिरकार कैसे बदलाव आए? इसका कारण ये है कि इसमें सिस्टमिक बदलाव की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि स्थायी रूप से टेक्निकल लोगों का कोई न कोई या तो कारपोरेशन बने, वो कारपोरेशन स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, इनके कंस्ट्रक्शन, इनके रिनोवेशन, इनके मरम्मत, इनका सबका काम साल भर में करता रहे। ये केवल हम ये नहीं कर सकते कि 2 महीने में हो जाए, 1 महीने में हो जाए या 3 महीने में हो जाए। इसमें फंड्स वाले से अलग अलग तरह से आ सकते हैं, एमएलए फंड से आ सकते हैं, सरकार दे सकती है, विभाग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेक्निकल आदमी तो चाहिए ना। जब तक आपके पास सिविल इंजीनियर नहीं होंगे, जब तक आप उन कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, स्कूल का हेडमास्टर या एक हॉस्पिटल का डॉक्टर या हॉस्पिटल का इंचार्ज ये काम नहीं करा सकता। उसके लिए आपको रेगुलरली इस तरह के काम करने की संस्था चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये सारे काम हाउसिंग बोर्ड को दे दो, और हाउसिंग बोर्ड रेगुलरली ऐसे काम करता रहता है, बिल्डिंग्स बनाता है, जगह जगह पे मकान बनाता है, तो वो ये काम भी कर लेगा, मेंटेनेंस भी कर लेगा, बिल्डिंग्स भी बना देगा। आप उसको फंड ट्रांसफर करते रहिए, आपको नई संस्था बनाने की जरूरत ही नहीं है, और उसमें टेक्निकली जो काम करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी। नहीं दामोदर जी, सर्वे करने के लिए टीम आती है तो क्या उसमें सिविल इंजीनियर्स नहीं होते हैं?
वो जो टीम आती है उसमें सिविल इंजीनियर्स कभी होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। टीम कब आती है, कब काम करवाती है, कब उसकी सैंक्शन होती है, इसमें जो गैप होता है वही तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो इस तरह की कमी जो यहीं प्रॉब्लम पर, है, कमी आपने इशारा कर दी कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैक या फिर जो आप सर्वे कर रहे हैं वहां पर कमी रह जाती है। हाउसिंग बोर्ड बिल्कुल रहती को है। हाँ, हाउसिंग बोर्ड को देने से क्या होगा, क्योंकि वो भी तो सिस्टम का हिस्सा है ना सर, वो भी तो सिस्टम का हिस्सा है। नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो संस्था टेक्निकल लोगों की है, उसमें सिविल इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है। उनको आप नक्शे दीजिए। पुलिस ने बनाया ना अपना कारपोरेशन, पुलिस ने पुलिस की बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलग कारपोरेशन बनाया है, जिसमें एक आईजी एडिशनल डीजी लेवल का आदमी होगा। ठीक है, उसके बारे में मेरी पुलिस के उम्मीद करते हैं अधिकारियों से आपके बात हुई सुझाव है। सरकार तक पहुंचे, और खुद यहाँ चेतन राज पुरोहित जी भी सुन रहे हैं। आप जरा पार्टी तक, बिल्कुल, आप सरकार तक भिजवाइए। ये बात पहुंचाइए। क्लोजिंग कमेंट आप मुझे लेना भिजवाइए, होगा मैं तो आशुतोष जी। उसका- ठीक है सर, मेरे पास मैं तो वक्त उस कमेटी- बेहद कम है सर, मेरे पास वक्त कम है। मैं तो उस कमेटी में आने को भी तैयार हूँ। ठीक है सरकार को सर। साथ में आशुतोष रिटायरमेंट रावत जी, के बाद काम करने हादसे को पर जो तैयार हूँ। एक्शन हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, आपको लगता है कि अब वाकई निश्चिंत हो जाना चाहिए, कुछ बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, और उम्मीद करें कि पुनरावृत्ति इस तरह के हादसे की ना हो? देखिए, उम्मीद तो ये करनी चाहिए आशुतोष जी कि से मेरा सवाल है सर, क्लोजिंग कहें कमेंट तो मुझे नहीं सर, एक लगता- मिनट रुक जाइएगा। देखिए मनोज जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं उससे बहुत ज्यादा स्थिति पर परिवर्तित होने वाली है। सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, और साथ में मुझे लगता है कि शहरी और जो ग्रामीण विद्यालय हैं उन दोनों को भी अलग अलग कैडर में रख करके अलग अलग तरीके से उनके बारे में प्लानिंग करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उसी समय शायद इस समस्या का कुछ समाधान हो पाएगा, हमारे बच्चे सुरक्षित पढ़ पाएंगे। कल भी हमने लगातार यहाँ पर फोन कॉल्स करे थे, आम लोगों की तरफ से एक सुझाव जरूर आया था, और मैं इसका डिबेट का अंत इसी स्टेटमेंट के साथ करना चाहती हूँ। जो भावनाएं लोगों की निकली थी वो ये कहते थे कि भाई जो सरकारी कर्मचारी जैसे विदेश यात्रा करने के लिए उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जनप्रतिनिधि हो या फिर नेता हो या फिर सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, ये अब कंपलसरी कर दिया जाए कि उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान पर।